हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है मॉडल टेस्ट 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अधिनियम कब परिवर्तित हुआ था। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो इनेक्टमेंट की डेट क्या है किसी भी एक्ट की, और एक इन्फोर्समेंट की डेट क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो इनेक्टमेंट जो हुआ था, अधिनियमित जो हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1872 में। लेकिन अगर बात करें परिवर्तन की, तो ये आया था 1 सितंबर 1872 में। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है तो ना तो ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्रवाइयों पर लागू होता है, ना मध्यस्थ की कार्रवाइयों पर लागू होता है, ना ही अवमानना की कार्रवाई पर होता है। उपरोक्त में से किसी पर भी ये लागू नहीं होता है। आंसर होगा हमारा 4। कह रहे कि तथ्य हो सकते हैं, तो तथ्य कौन से हो सकते हैं? भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दोनों ही तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, फैक्ट कौन से हो सकते हैं? फैक्ट भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी तथ्य को नासाबित कहा जाता है। नासाबित कब होगा? जब न्यायालय प्रस्तुत मामले पर विचारण के पश्चात ये विश्वास रखता हो कि इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया भाई नासाबित। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के सुसंगत होने पर हेतु इसे क्या कह रहा है कि हेतु क्या है? पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती हो सकता है। तो कंडक्ट कैसा देखा जाएगा कि ऑफेंस होने से पहले का और ऑफेंस होने के बाद का। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो शिनाख्त परेड कहाँ पर बात करती है? सेक्शन 9 बात करता है शिनाख्त परेड की, और CRPC में कहाँ होती है? 54A में होती है। ठीक है, शिनाख्त। ठीक है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है? कोरोबेटिव सबूत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वे तथ्य जो किसी वादक तथ्य से संगत हो सुसंगत होते हैं, किसका आधार है? अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक है, सेक्शन 11 में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृत्युकालीन कथन के संबंध में सत्य होगा? कि मृत्युकालीन कथन दोष सिद्धि के लिए एकमात्र आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन संपुष्टि आवश्यक होगी। मौखिक मृत्युकालीन कथन अनुसूचित साक्ष्य के नियमन का पाद है, ये भी सही है। मृत्युकालीन कथन सावधानीपूर्वक और सख्ती के साथ उपयोग में किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति स्वीकृति संबंधी अपने ही कथन को कब साबित कर सकता है? कब कर सकता है? जब वह मृत्युकालीन घोषणा के रूप में सुसंगत हो। 32 में का क्लोज 1 है ना। जब वह स्वीकृति के रूप में सुसंगत हो, जब वह सस्वीकृति के रूप में सुसंगत हो, या फिर जब यह किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की मात्र एक मौखिक स्वीकृति हो। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि जब वो क्या है? मृत्युकालीन कथन के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है, विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं होती किसके बात पर? भारतीय विधि के किसी बिंदु पर नहीं होती। विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह के बारे में होती है। और कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है? तो मूल का छाया चित्र, प्रमाणित प्रति, किसी दस्तावेज का मौखिक वृत्तांत, या फिर हस्तलिखित पत्र। इनमें से कौन सा है भाई जो क्या किसकी बात कर रहा है कि वो प्राथमिक साक्ष्य होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा? तो हस्तलिखित जो हमारा पत्र होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? तो प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के कार्य के दस्तावेज और शासकीय निकायों के कार्य के दस्तावेज क्या होंगे? ये क्या होंगे? लोक दस्तावेज होंगे। भारत के लोक अधिकारी के कार्यों के दस्तावेज भी लोक दस्तावेज होंगे। एक शैक्षणिक संस्था के किसी कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज क्या नहीं है? लोक दस्तावेज नहीं है, ये प्राइवेट दस्तावेज है। नेक्स्ट है, एक समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज का अवधारणा क्या की जाएगी? न्यायालय अवधारित करेगा कि न्यायालय निष्पादित, ये क्या किया गया है? निष्पादित किए गए हैं, निष्पादन सही तरीके से हुआ है, इस बात की अवधारणा क्या करेगा? न्यायालय कर सकेगा, है ना। तो क्या करेगा? इसमें पूछ रहा है कि न्यायालय कर सकेगा या फिर करेगा, है ना।
ये प्रिजम्पशन की बात करता है, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है जो सेक्शन 90 में है, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करता है। तो ये उपधारणा कर सकता है की बात करता है, ना कि उपधारणा करेगा की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है जीवन की निरंतरता की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? अब सेक्शन 107 और सेक्शन 108 किसकी बात करता है? प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ की एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की निरंतरता मतलब प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की अवधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो 107 में है कि बात कहता है कि जो 30 वर्षों तक जिस व्यक्ति के बारे में सुना गया है कि वो जीवित है, ठीक है, और कोई व्यक्ति चाहता है कि वो ये बात साबित करे कि वो मर गया है, तो उसे ये बात साबित करनी होगी, जबकि न्यायालय क्या अवधारणा करेगा? न्यायालय अवधारणा करेगा कि वो व्यक्ति जीवित है। क्लियर? तो 107 में प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। नेक्स्ट है सबूत का भार संबंधी नियम क्या होते हैं? तो जो सबूत के भार संबंधी जो नियम होते हैं विधि की खंडनीय उपधारणा होते हैं। 1। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो किसी व्यक्ति को अपने द्वारा पूर्व में किए गए कथन से इनकार करने से उपवर्जित करता है, जाना जाता है। तो क्या होता है कि एक बात कही उसके बारे में दोबारा उससे मना नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या होंगे वो? तो क्या कर रहा है? विबंध के रूप में उसे रोक देता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत विशेष अधिकार किसको उपलब्ध होते हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 121 है उसमें विशेष अधिकार न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध होते हैं। क्लियर? तो किसी मध्यस्थ को उपलब्ध नहीं होते, तो 1 आंसर गलत हो जाएगा, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश को उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है वकील और मुवक्किल के मध्य संसूचना। वकील और मुवक्किल के मध्य जो संसूचना होती है प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं होती यदि वह किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो विनियोजन के पश्चात किया जाए, कि भाई एक बार विनियोजन कर लिया तो उसके बाद में वो कोई कपट का कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए उसे सुरक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विधि के अनुसार सही हैं? एक सह अपराधी किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर बात की गई है? सेक्शन 133 में। क्लियर? किसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण में सूचक पर्सन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। न्यायालय से पर्सन की अनुमति दे सकता है जो साक्षी से ऐसे पर्सन है तो उसे बुलाता है जिन्हें विरोधी पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछा जा सकता है। हॉस्टाइल विटनेस की बात करता है, तो उपरोक्त सारे सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं सेक्शन 137 में। नेक्स्ट है किसी साक्षी को बुलाने वाले पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षण कर लेने के बाद किया जाने वाला परीक्षण क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई पुनः परीक्षा। ठीक है, वो कहा जाएगा पुनः परीक्षण। नेक्स्ट देखिए सूचक पर्सन किसके दौरान पूछे जा सकते हैं? तो न्यायालय की अनुमति के बिना मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में जब विरोधी पक्षकार आक्षेप करता है तो न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, और कब पूछे जा सकते हैं? तो ये प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सूचक पर्सन कब पूछे जा सकते हैं भाई? ये पूछे जा सकते हैं प्रतिपरीक्षा में। क्लियर है? तो हमारे 72 का आंसर क्या हो गया? 72 का 2। नेक्स्ट है पक्षद्रोही साक्षी संबंधी प्रावधान किस धारा में है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 154 में है। नेक्स्ट है किसी घायल व्यक्ति के कथन को मृत्युकालीन कथन के रूप में दर्ज किया गया, हालांकि वह जीवित बच गया, उसका कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत क्या यह होगा? तो उससे संपुष्टि करा लेंगे। ठीक है, संपुष्टि की बात करता है सेक्शन 157। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और सही कूट की चिन्हित करें। सेक्शन 60 किसकी बात करता है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए सदैव। क्लियर? उसके बाद में धारा 141 किसकी बात करती है? सूचक पर्सन की बात करती है। 154 पक्षद्रोही साक्षी की बात करता है और 159 स्मृति ताजा करने की बात करता है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या एक डिक्री नहीं है? तो व्यतिक्रम हेतु वाद का खारिज किया जाना, वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, व्यतिक्रम हेतु वाद का खारिज किया जाना तथा अर्जी को खारिज किया न जाना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 75 तक कौन से क्वेश्चन हुए? इंडियन एविडेंस एक्ट वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट व्यतिक्रम हेतु वाद का खारिज किया जाना, ये CPC का क्वेश्चन है।
तो ये डिक्री नहीं माना जाता। और डिक्री की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? 2.2 में दी गई है और ऑर्डर 214 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपको पूरा जो क्लोज है डेफिनेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है निर्णीत ऋणी से अभिप्रेत क्या है? तो ऋणी का जो ऋणी होता है वो क्या होता है? गार्निसी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और निर्णीत ऋणी कौन सा होता है? निर्णीत ऋणी से विपरीत कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई हो वो क्या होगा? निर्णीत ऋणी होगा। और इसका भी कोई ऋणी होगा तो वो कौन होगा? गार्निसी होगा। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 212 के अनुसार संपत्ति से प्राप्त किए गए अंत्यकालीन लाभ किस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो जो ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति का कैसा कब्जा रख रहा है? अवैध कब्जा रखता है। ठीक है, अवैध नहीं, सदोष कब्जा रखता है। ठीक है, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, सदोष कब्जा रखे हुए है, तो वो उससे जो लाभ प्राप्त करता है वो अंत्यकालीन लाभ कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वादों में से कौन सिविल प्रकृति का वाद है? तो क्या कह रहा है कि सेक्शन 9 में देखना है आपको सिविल प्रकृति के वाद कौन से हैं। तो सभी पद संबंधी, ठीक है, पद संबंधी और धन संबंधी जो वाद होते हैं वो सिविल प्रकृति के वाद होते हैं। तो इनमें से कौन सा वाद है? संपत्ति के अधिकार संबंधी वाद बिल्कुल, पूजा के अधिकार संबंधी वाद बिल्कुल, सिविल दोष के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी वाद बिल्कुल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है पूर्ण न्याय का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है। अब पूर्ण न्याय का नियम मतलब रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है। रेस जुडिकाटा कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है सीपीसी के। तो पूर्ण न्याय का नियम इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि भाई ये दो पक्षकार हैं, है ना, सेम उनका फैक्ट इन इशू है, सेम उनके बीच में कार्रवाइयाँ हैं, हितबद्ध पक्षकार भी वही हैं, पहले न्यायालय ने सुनी जा चुकी है और अंतिम रूप से विनिश्चित की जा चुकी है। फिर इसी फैक्ट इन इशू पर, इसी मैटर पर वो दोबारा से केस लेके आते हैं, तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है, पूर्ण न्याय का सिद्धांत अप्लाई हो जाता है और वो न्यायालय उस वाद को नहीं सुनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मुकदमे का समाप्त हो जाना चाहिए। एक ही कार्रवाई है तो किसी को दो बार कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही सिद्धांत यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। और सेक्शन 10 किसकी बात करता है? स्टे ऑफ सूट की बात करता है, मतलब किसकी? रेस सब्जुडाइज की बात करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या पूर्ण न्याय को लागू करने हेतु एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं है कि पूर्ववर्तीवाद का अंतिम सुनवाई और निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किया गया था। पूर्ववर्तीवाद किसी न्यायालय के सक्षम अवश्य लंबित होना चाहिए। लंबित नहीं होना चाहिए भाई, वो सुना जाना होना चाहिए, पहले से ही सुन लिया गया हो, कंप्लीट हो चुका हो, और पक्षकार एक वही होने चाहिए और वाद की विषय वस्तु जो मैंने आपको भी बताया तो वही सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो की जो PDF चाहते हैं तो आप हमारे पब्लिक चैनल टारगेट फॉर IQ पर आपको अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अनुसार वाद के स्थान के प्रति आक्षेप को ग्रहण किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी बात के बारे में आपत्ति करनी है तो सिंपल सी बात है, आप पहली बार में कीजिए, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार कोर्ट चले गए, दो बार कोर्ट चले गए, तीन बार। जब मामले का विचारण हो गया कंप्लीट, जब कोर्ट क्या है जजमेंट देने वाली है, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो आपत्ति है, इसे अधिकारिता ही नहीं थी, है ना, तो क्या करेंगे? तो प्रथम न्यायालय के समक्ष यथासंभव शीघ्र अवसर पर ही क्या करनी चाहिए? आपको आपत्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, जहां निष्पादन के लिए एक डिक्री को किसी अन्य राज्य के न्यायालय को प्रेषित किया जाना है, वहां इसे किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? क्या कह रहा है? एक डिक्री को किसी अन्य राज्य के न्यायालय में देना है तो कौन देगा? कौन देगा भाई? सिंपल सी बात है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय उसे भेज देगा। जिसने डिक्री पारित की है वही तो उसे भेजेगा ना। नेक्स्ट है संहिता की धारा 51 के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय किसके द्वारा एक डिक्री का निष्पादन आदेश जारी नहीं कर सकता? विशिष्ट तौर पर डिक्री की गई किसी संपत्ति की परिधान द्वारा, संपत्ति कुर्की तथा बिक्री द्वारा, पक्षकार पर समन तामील द्वारा, रिसीवर नियुक्त करने के द्वारा। तो यहाँ पर निष्पादन के तरीके बताए जा रहे हैं कि किस किस तरीके से डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। तो पक्षकार पर समन तामील द्वारा नहीं होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे धन संबंधी डिक्री का निष्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। तो धन संबंधी डिक्री का जो निष्पादन होगा वो निर्णीत ऋणी की किसी संपत्ति की कुर्की तथा बिक्री द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायालय हेतु
कमीशन नहीं, न्यायालय किस हेतु कमीशन नहीं निकाल सकता है? तो व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए निकाल सकता है, बही खाते के परीक्षण के लिए निकाल सकता है, किसी लिपिक या वर्गीय कार्रवाई संपन्न करने के लिए निकाल सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए कमीशन नहीं निकाला जा सकता है। आंसर होगा 4। नेक्स्ट है अंतर्भिवाची वाद, इंटरप्लेडर सूट जिसे कहते हैं, जिसमें मामला किसके बीच में है? दो प्रतिवादियों के बीच में है। एक सोने का सामान है ना, कोई सोने की चीज़ है, उसके बारे में दो प्रतिवादी हैं, दोनों अलग अलग कह रहे हैं कि ये मेरी है और ये मेरी है। तो यहाँ पर वादी क्या कर रहा है? वादी जाके कोर्ट में मुकदमा लेके चला गया और जाके कहा कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वाद के जो खर्चे हैं वो दिलवा दो, बस जितना मैंने खर्चा किया है, और बाकी आप डिसाइड कर लो कि इन दोनों में से ये जो सामान है वो किसका है। या फिर आप समझ सकते हैं कि आपको कोई सामान पड़ा हुआ पाया है ना, और दो लोग उस पर अपना अपना कब्जा बताने लगे कि ये मेरा था, ये मेरा था। तो आप क्या करेंगे? इंटरप्लेडर सूट फाइल कर देंगे कोर्ट के अंदर, है ना। तो इसके बारे में प्रावधान है सेक्शन 88 में और ऑर्डर 35 में। क्लियर है? उसके बाद में है निम्नलिखित में से क्या एक अनुपूरक कार्रवाई नहीं है? तो अस्थायी आदेश की मंजूरी, किसी रिसीवर की नियुक्ति, प्रतिभूति जमा करने हैं तो प्रतिवादी को निर्देश, कमीशन जारी किया जाना। क्या इनमें से क्या नहीं है? अनुपूरक कार्रवाई नहीं है। तो क्या नहीं है भाई? कमीशन जारी किया जाना अनुपूरक कार्रवाई नहीं होती। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि किसी के विरुद्ध दुर्ते अपील नहीं की जा सकेगी जब धन की वसूली के लिए मूलवाद की विषय वस्तु कितनी नहीं हो, कि कम से कम मूल की विषय वस्तु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25,000 रुपये से अधिक नहीं है तो हम कोई भी दुर्ते अपील नहीं ग्रहण करेंगे। कह रहा है किसी आदेश अथवा डिक्री के पुनर्लोकन के लिए हेतु रिव्यू के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो रिव्यू किससे कराओगे? सिंपल सी बात है, किससे कराओगे? जिसने आदेश दिया है, डिक्री पारित की है, वही तो अपने मामले का रिव्यू करेगा ना। सिंपल बात है भाई, है ना। आपने कोई डिसीजन दिया तो रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू दोबारा से उसे देखना, पुनर्लोकन करना तो आप ही करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, एक कैविएट प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ है कैविएट के बारे में प्रावधान? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 148A में। आंसर होगा हमारा 2। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरवीनर्स वो होते हैं, इंटरवीनर्स कौन होते हैं? तो इंटरवीनर्स वो होते हैं जो इम्प्लीड होने के हकदार ना हो। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या न्यायालय के लिए पृथक विचारण का आदेश देने का अधिकार नहीं है? विचारण में विलंब, विचारण में असुविधा, उलझन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अभिवचन को परिवर्तित अथवा संशोधित किया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 और नियम 17 के अंतर्गत अभिवचन को परिवर्तित तथा संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। वाद पत्र को खारिज कहाँ पर किया जा सकता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आदेश 7 है और नियम कौन सा है भाई? नियम है 11, इसके अंतर्गत किसी वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विवादकों के स्थिरीकरण के बाद कितने दिनों के अंदर साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, डिक्रियों एवं आदेशों के निष्पादन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 कुल कितने नियमों में है? तो 106 नियम है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर 21 में 106 रूल दिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाद प्रत्यारण का अधिकारी होता है। तो वाद प्रत्यारण का अधिकारी कौन होता है भाई? पूर्णतः वादी का अधिकार है। वादी का एक सीमित अधिकार है, कतिपय शर्तों के अधीन है, उपरोक्त 2 तथा 3 दोनों। तो वाद प्रत्यारण का जो अधिकारी होता है वो पूर्णतः वादी का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार अस्थायी व्यादेश है? तो एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नहीं है। तो यह है कि विवादग्रस्त संपत्ति की सरकार द्वारा अधिग्रहण की संभावना है। ये क्या आधार नहीं है? ये अस्थायी व्यादेश है, तो एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है, एक रिसीवर जो होता है, रिसीवर कहाँ पर है? ऑर्डर 40 में रिसीवर का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले ऑर्डर कौन सा है तो 40 है, ठीक है।
एक रिसीवर क्या होता है, तो रिसीवर हमेशा न्यायालय का अधिकारी होता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्या टीपीए और टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, है ना, ये सभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गए हैं, आपको ये भी अच्छे से देख लेने हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।